हेलो। तो सभी बच्चे बोर्ड पर भाई, अब कोई भी बच्चा मुझे बात करता नजर ना आए। सचिन, बस भाई। क्या हो गया? देखिए भाई, थोड़ा सहयोग करो सिलेबस पूरा करवाने में। सिलेबस तो पूरा हो गया, रिवीजन को पूरा करवाने में। बंसिका, देखो रिवीजन कंप्लीट करना सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोगों की भी पूरी है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़्यादा है। पेपर आप लोगों का है। रीस्टोर। अब सुनिए, मैंने भाई आप लोगों को नहीं हुआ ना, और रीस्टोर पे क्लिक करा था मैंने तो। देखिए ऐसा है, सेव हो गया लेकिन अपने आप ही ऑटोमेटिक सेव हो गया। इतना पैसा खर्च करा हुआ है, कुछ तो इसमें ठीक होगा। हाँ यार, मक्खी का बड़ा ये इलाज तुम ढूंढ के लाओ कि मक्खी का क्या करा जाए। क्या आता है? रैकेट। रैकेट से कहाँ मरती है? तो चलिए भाई क्लास, अब सभी बच्चे बिल्कुल बातें बंद कर दीजिए। अनुराग बताइए, वीडियो चालू है? ठीक है। तो भाई ऐसा है, शुरू के लगभग 15, 20, 25 मिनट ऐसा हो सकता है फिर से भी ये चैप्टर की चीज़ें चलें, और उसके बाद हम आज एक्सरसाइज ज़रूर स्टार्ट कर देंगे, चाहे 5 क्वेश्चन बने चाहे 10 बने, लेकिन आज एक्सरसाइज किसी भी नोट पे स्टार्ट होनी चाहिए, और ताकि कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एक्सरसाइज खत्म कर लें, सारी चीज़ें खत्म कर चुके हों। क्लियर है? तो बात ऐसी है कि अब तक इस चैप्टर के अंदर मैं तुम लोगों को क्या क्या सिखा चुका हूँ, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आप लोग सीखते हैं वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब तक तो कमांड बन जानी चाहिए थी कि किसी भी रिएक्शन की रेट कैसे निकलती है। पीछे आर्यन बोलने के बाद भी 1 घंटा बिल्कुल मौन धारण कर लिया करो। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बतानी होती है, तो आप लोगों को पता है कि कोई रिएक्शन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हुई है तो जो इस रिएक्शन की रेट होगी, अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में बतानी है तो माइनस का dr/dt और इज इक्वल्स टू में dp/dt। पता है नहीं वाली बात? उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। मोटे मोटे तौर पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप लोग जानते हैं कि जो रेट होती है वो अपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ कुछ सेंसिटिव होती है। अब वो कितनी सेंसिटिव है ये पता लगेगा उसकी एक्स और वाई से, और ये एक्स और वाई पता लगेंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा से। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये वैल्यूज पता लगती है कि एक्स और वाई कितना रहा होगा, कितना ज़्यादा हमारी रेट अपने रिएक्टेंट्स के साथ सेंसिटिव है। इसके बाद बच्चों आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप लोग जानते हैं कि इनका एक्स और वाई का सम होता है, यही बच्चों ऑर्डर होता है। उसके बाद बच्चों आप लोगों की मॉलिक्यूलैरिटी होती है। मॉलिक्यूलैरिटी आपको पता है कितनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं। इसके बाद आप लोग करते हैं इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बातें मत करो, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है आपको पता है जीरो ऑर्डर की अलग होती है और फर्स्ट ऑर्डर की, इसमें जीरो ऑर्डर की अलग होती है और फर्स्ट ऑर्डर की अलग होती है। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो चेंज होता है वो एक जैसा होता है? नहीं सर, इसमें कांस्टेंट रेट से घटती चीज़ जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है शुरू में स्टीपली घटती हैं और बाद में धीरे धीरे घटती हैं। इसे दोनों का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसका फॉर्मूला भी अलग है। एक का है R0 माइनस R बाई में K, और एक का है बच्चों T बराबर में 2.303 बाई में K लॉग R0 बाई में R। मुझे लगता है समझ में आ जाती हो यहाँ तक चीज़ें। हाँ, उसके बाद आप लोग इसी चीज़ के अंदर बच्चों क्या पढ़ते हैं, इसकी हाफ लाइफ पढ़ते हैं। तो हाफ लाइफ भी आप लोगों को दोनों की करवाई गई थी, याद आ रहे हैं? तो जीरो ऑर्डर की अलग थी और फर्स्ट ऑर्डर की अलग थी। जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ थी वो थी R0 बाई में 2K, और इसकी जो हाफ लाइफ थी वो थी 0.693 अपॉन में K। इसके बाद में आप लोगों को लेके आ जाता हूँ अरीनियस इक्वेशन पे। अरीनियस इक्वेशन एक्चुअली में ना अच्छा खासा चैप्टर तो ये भी है, मतलब लेंथ इसमें भी चैप्टर की काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन
इजी है, स्कोरिंग है, मतलब यहाँ कोई ज़्यादा फंसने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो आपको अरीनेज इक्वेशन ना दो चीज़ों को रिलेट करवाता है, रिएक्शन की रेट का अंदाज़ा बताता है, उसके टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, और अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट तक पहुंचने में लगती है, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनाता, उससे पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट स्टेज। वो स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहां पर रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है, तो हाईली अनस्टेबल स्टेज होता है, तो बहुत हाई एनर्जी पे होता है। तो किसी भी रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट तक पहुंचने में, क्योंकि इंटरमीडिएट एक बार बन गया तो फिर तो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो तो बहुत अनस्टेबल स्टेज है, उसके बाद तो स्टेबल चीज आएगी प्रोडक्ट वाली। तो इंटरमीडिएट तक पहुंचने में जो एनर्जी लगता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रेट स्लो हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी चाहिए तो रेट क्या होगा, फास्ट होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो आप लोगों को इन्होंने एक रिलेशन दिया था, के बराबर में बोलो क्या, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। लेकिन ये फॉर्मूला वैसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले सिखाए थे बच्चों। एक सिखाया था मैंने कि लॉग के बराबर में लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 आर टी, और एक मैंने आपको बताया था लॉग के टू बाई के वन बराबर में ई ए अपॉन में 2.303 आर, 1 बाई में टी वन माइनस का 1 बाई में। मुझे लगता है यही सब हुआ है अभी तक, और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ हुई है, समझना आई है, इजीली समझ में आ रहा है यहाँ तक का। पढ़ना आपको पड़ेगा साथ के साथ घर पे, कि जितना यहाँ करवा दिया जाता है, मैंने आपको बोला था उतना ही एटलीस्ट आप लोग घर पे कर लें। अब ऐसा तो था नहीं कि एक दिन में तुम ये नहीं कर सकते थे यहाँ तक का, और अगले दिन में तुम ये नहीं कर सकते थे, है ना। करने को तुम ये एक ही दिन में सारा कर सकते थे, लेकिन आपको फिर भी 2 दिन मतलब 2 क्लास मतलब 4 दिन मिले पूरे, और 4 दिन में इतना पढ़ना तो भाई बनता है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें ग्राफिकल तौर पे अभी भी रह गई चैप्टर के अंदर, तो आइए उन पे हम चलते हैं। तो देखो एक चीज़ पाई गई क्या, कि हमने ना एक ग्राफ देखा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी बाय एनटी लिखा था ना इसको हमने। बताता हूं क्या चीज है ये। और यहां पर क्या था बच्चों, प्लीज बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई। ओए रुक जाओ, बोर्ड पे देख लो, थोड़ी देर का ही सीन बचा हुआ है, बस इसको जल्दी से समझ लेते हैं फिर शुरू करेंगे। तो गाइस इसका ना ग्राफ कुछ इस तरीके का बना होगा, उस समय भी ऐसा। अब ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है वो समझ लीजिए। ये कहना चाह रहा है, यहां पर दिए हुए बच्चों फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं बोलूं तुम्हें कि 0.2 फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब समझिए कि 2 में से 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स, 10 में से, अगर बोलो कि 0.7 का है तो 10 में से 7 मॉलिक्यूल्स, ऐसे समझ सकते हो, बातें नहीं आ रही। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले, मतलब ये देखो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, मान के चलते हैं सचिन, यहां पर ये मान के चल के ये बीच में 50 है, और ये मान लो 100 है, 100 जूल की एनर्जी, और ये बिल्कुल 0 जूल की एनर्जी है। तो तुम मुझे बताओ ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जिनका एनर्जी 90 या 100 या 80 के आसपास हो, तो उनकी संख्या बहुत कम है। ये बताना चाह रहा है ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उनका फ्रैक्शन बहुत, देखो ना, उनका फ्रैक्शन बहुत कम है। बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका एनर्जी बहुत ज्यादा या बहुत कम है। मतलब इस ग्राफ को थोड़ा सा ढंग से सुनने की कोशिश करो कि अगर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहां पर कहीं 0.1 होगा, यहां पर कहीं 0.2 होगा, ऐसे चल रहा होगा। मतलब 0.1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका एनर्जी या तो बहुत कम है या बहुत, अरे 0.1 फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, 0.1 फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, लगभग 10 में से एक ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका एनर्जी या तो बहुत कम होता है या बहुत, मतलब कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे किसी भी कंटेनर के अंदर, ढंग से सुनिएगा, मेरे किसी भी कंटेनर के अंदर ए और बी ने रिएक्ट करके बोलो क्या बनाना है, सी बनाना है। सो देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, एंड आपको पता है क्या ए और बी मिलके, क्या ए और बी मिलके आर्यन, कैसे बोलो कि चुप हो जाए भाई, कोई फायदा नहीं है बात करने का। और इस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहना कि तुम सब कर जाओगे पेपर के अंदर,
बहुत धुरंधर धुरंधर बच्चे झटका खाते हैं पेपर के अंदर, ये सोचते हुए कि हमें सब कुछ आता है, पेपर में जाके रोने तक लग जाते। तो ये वाला जो गैप है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो मेरा बस आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। जब तक रिएक्टेंट्स को, यानी ए और बी को, जब तक रिएक्टेंट्स को ए और बी को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक प्रोडक्ट बनने वाला। और एक बड़ी जरूरी चीज, हाँ कैसे बनेगा? नहीं उसके नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब तक उसको उतनी नहीं मिलेगी, हाँ कुछ के पास हो सकता है, कुछ के पास अगर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हुआ तो हो सकता है। मैं यही तो बोल रहा हूं कि जब तक मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी इतना एनर्जी नहीं होगा तब तक तो वो नहीं बना सकता ना, समझे? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर होगा तभी तो बनेगा ना, होगा तभी तो बनेगा ना। हाँ तो मैं यही तो बताऊंगा। अभी यहाँ पर एक लाइन याद आ रहा है? नहीं वो बात ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ ना उसके बाद। ओए सुनो 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 प्लीज बच्चों, बोर्ड पे भाई। इस ग्राफ से क्या समझ आता है कि मेरे पास ना ए और बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट सबका एनर्जी एक जैसा नहीं है। कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका काइनेटिक एनर्जी, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका काइनेटिक एनर्जी 100 जूल के आसपास भी है, और कोई ऐसा है जो जैसे 10 जूल पे है, और कोई ऐसा है जो 50 जूल पे है। लेकिन मैंने जब ये ग्राफ बना के देखा कि कितने मॉलिक्यूल्स की कितनी एनर्जी है, तो पता लगा कि 50 जूल वाले मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, मतलब इतने जूल वाले जो मॉलिक्यूल्स थे उनका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा था। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द एनर्जी ऑफ 50 जूल इज मैक्सिमम, पीक पकड़ा हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, बोलो कितना है? 50। बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बहुत कम है। अब ग्राफ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ये ग्राफ बताना चाह रहा है कि बहुत कम एनर्जी वाले, अब आप बताओ ना, बहुत कम एनर्जी मतलब 10-15 जूल 20 जूल, इनका फ्रैक्शन बोलो क्या कम है? ग्राफ बना के देख लो। बहुत हाई वालों का फ्रैक्शन भी कम है, लेकिन इतनी एनर्जी वालों का फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका एनर्जी एक जैसा नहीं होता। बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है, बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है, और इंटरमीडिएट वाले एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वाली एनर्जी को बोलते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात को समझना, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, एमपी की भी बोल देते हैं इसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का? और ये पीक यहां पर पकड़ा हुआ है, इसका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ में आ गया। अब एक बात सुन लीजिए भाई, एक लेवल में यहां पर बना देता हूं कि मान लो ये वो बैरियर है, ये वो बैरियर है जिसको तुम एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर भी बोल सकते हो, और बोल सकते हो कि जब तक मॉलिक्यूल्स के पास इससे ज्यादा एनर्जी नहीं होगा तब तक वो इफेक्टिव कोलिजन। इस बात को समझने की कोशिश करो कि क्या ए और बी जब हर बार मिलते हैं, यही तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में समझाने की कोशिश करी कि क्या जब ए और बी टकराते हैं तो क्या हर बार प्रोडक्ट बन जाता है? तो कहते हैं नहीं, अगर ए और बी के पास उतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना सके। जैसे मैंने बोला था चाय वाला एग्जांपल, दूध पानी चाय पत्ती सब मिला दिया लेकिन चाय नहीं बनेगी जब तक उनके पास इंटरमीडिएट तक पहुंचने का एनर्जी नहीं होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो सारे कॉलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो दो तरह के कॉलिजन्स होते हैं हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इफेक्टिव कॉलिजन और बोलो क्या? इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कब होएगा? जब वो टकराए और उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इनके पास अवेलेबल था, तो वो इफेक्टिव कॉलिजन दे देंगे। और अगर इससे कम एनर्जी उनके पास है तो वो इफेक्टिव कॉलिजन। तो मेरे सिर्फ इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो ऐसे हैं जो क्या दे पाएंगे, जरा बताओ? इफेक्टिव कॉलिजन। मॉलिक्यूल्स विच गिव इफेक्टिव कॉलिजन, मॉलिक्यूल्स विच गिव इफेक्टिव कॉलिजन। और इससे कम एनर्जी वाले, अरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, इससे कम एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं हम कह सकते हैं कि वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं दे पाएंगे। सबको समझ में आ गई ये वाली बात? अब अगली चीज सुनो। अरे ये समझ आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। नहीं आया? अरे बच्चों देखो, हाँ ना कुछ नहीं। हाँ बोल भाई निखिल। तो अब मेरी एक और बात सुन लो भाई। ओए प्लीज भाई प्लीज, बातें नहीं भाई। तो सिर्फ अभी ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कॉलिजन दे रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये किसी ना पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, मान लेते हैं किसी टी टेम्परेचर पे है। अगर मैं अपने रिएक्टेंट का रिएक्शन मिक्सचर है उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं। आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं
10 डिग्री सेल्सियस से, तो रेट डबल हो जाती है। रेट क्या होती है? डबल। अब आप सोचिए कि पहले अगर यहाँ पर सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स ही इफेक्टिव कोलिजन दे पा रहे थे, 50 जूल के, उससे नहीं बोल रहा मैं, चलो कुछ और मान लो, सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स ही इफेक्टिव कोलिजन दे पा रहे थे, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो आपको नहीं लगता कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन दे पाएंगे? सोचो ऐसा क्यों भाई? ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि अगर मेरे कुछ टी टेम्परेचर पर इसके अंदर से 20 मॉलिक्यूल्स ही ऐसे थे जो इफेक्टिव कोलिजन दे रहे थे, तो अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा इस मिक्सचर का, तो अब हो सकता है 20 की बजाय 40 मॉलिक्यूल्स बोलो क्या देने लग जाए? बोलो इफेक्टिव कोलिजन। क्यों? क्योंकि सर जिनकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, अब उनकी एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी? ज्यादा। अरे यार जो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा इससे पीछे थे, मतलब 70 जूल के बाद मान लो सब इफेक्टिव कोलिजन दे रहे हैं, अब जिनकी 60 थी थोड़ी सी बढ़ के 70 पार हो जाएगी। अरे नहीं यार, बात समझ। जिनकी 50 थी वो कितनी हो जाएगी? बोलो 60। जिनकी थोड़ी 10 थी वो कितनी हो जाएगी? 15। मतलब सबका एनर्जी बढ़ेगा, सबका एनर्जी क्या होगा? और मेरे वो मॉलिक्यूल्स जिनका कोलिजन इफेक्टिव जाने वाला है उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब अगर ये ग्राफ टी पे है ना, तो बिल्कुल t+10 पे जो ग्राफ बनता है ना बच्चों, कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बनता है। थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा, और थोड़ा चेंज कर देता हूं, चलो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई नहीं। ओए बस ये जो रीजन आया, ओए अब आप ये सोचिए कि वो जो टेम्परेचर था वो था टी, और ये वाला टेम्परेचर कौन सा है? बोलो t+10। जैसे ही तापमान t+10 हुआ, मेरा ग्राफ थोड़ा सा बैंड भी हुआ, नीचे की तरफ हुआ, मतलब कि वो ऐसे फैला। अब सोचो ऐसे क्यों फैला? कोई चीज ऐसे थी और वो अब ऐसे फैली, क्यों पता है तुम्हें? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी को बोलो क्या कर लिया? बढ़ा लिया। वो फैला गए अपने आप को एनर्जी एक्सिस पे। कैसे? जिनका एनर्जी रेंज लाई कर रहा था 80-90 में, वो कितने हो गए? बोलो 100 से पार हो गए। जिनका 60-70 था वो उधर चले गए, जिनका 10-20 था वो और आगे चले गए। देखो ना, जिन मॉलिक्यूल्स का, जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अब इतना था, कितना है मतलब 10, अब उतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का 10 नहीं मिलेगा, बोलो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। अरे समझो मेरी बात को, तो जिनका एनर्जी 10 था वो 20 हो गया, जिनका 20 था वो 30 हो गया। तो ग्राफ थोड़ा सा आगे की तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा? क्योंकि जो सिर्फ मैक्सिमम पहले 100 तक जा रहा था वो अब 120 तक भी जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से फैलेगा, जिसकी वजह से अब वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन देंगे उनका संख्या भी बढ़ गया। पहले सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव दे रहे थे, अब इतने तो दे ही रहे थे, इतने तो दे ही रहे थे, कुछ और भी ऐड हो गए, क्योंकि ये वाले आगे खिसक गए और पीछे वाले कुछ और ऐड हो गए। तो मैंने पाया कि जैसे ही तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, जैसे ही टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव इफेक्टिव कोलिजन विल बिकम डबल। इस वजह से मेरा जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या हो गया? डबल हो गया। इस बात को बस ऐसे ही याद करो, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही समझो, अगर किसी रिएक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलरली टी टेम्परेचर पर, पहले तुम मुझे बताओ किसी टी टेम्परेचर पर क्या सारे मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन देंगे? नहीं, क्योंकि इस ग्राफ से मुझे सर ये समझ में आता है कि सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी एक जैसा, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन दे पाएंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर से ज्यादा एनर्जी लेके बैठे होंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? उससे ज्यादा वाले पे बैठे हैं तो सर इफेक्टिव कोलिजन होगा, अदरवाइज इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली जिन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी इससे कम था अब वो क्या हो जाएगा? बोलो ज्यादा, और मेरे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन देने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या हो जाएगी? डबल। इस कारण से टी पे वो ग्राफ था तो t+10 पे ये ग्राफ बना, और अब डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे क्या दे पा रहे हैं? इफेक्टिव कोलिजन। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डन होती है वाली चीज? ओके। इसके बाद आप लोग सुने जरा ध्यान से, आप लोगों ने अरेनियस इक्वेशन क्या पढ़ी जरा बताओगे? के बराबर में EA बाय में RT, और इस अरेनियस फैक्टर को लेके आप लोगों ने कुछ खास बात नहीं करी थी। देखिए इस अरेनियस फैक्टर को लेके बात बाद में पता लगती है कोलिजन थ्योरी में। कोलिजन थ्योरी में जो कोलिजन थ्योरी है ना, वो एक चीज समझाती है जिसको हम बुलाते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है? तो इट इज द नंबर ऑफ collisions of reactant molecules per unit volume per unit time। भाई बहुत 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 जरूरी चीज है, ढंग से सुन लीजिए, एग्जाम में दिक्कत करोगे नहीं तो। आप लोग मुझे बस ये बताओ क्या सारे कोलिजन इफेक्टिव होते हैं? नहीं सर, कुछ इफेक्टिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं? इनइफेक्टिव। अब उसने एक फैक्टर डाला यहाँ पर, पता है क्या? कि जो ये मिक्सचर आपके सामने दिख रहा है सर, रेट ना उसने कहा एक बात पर और डिपेंड कर रही है। जिस बात को तुम अरेनियस फैक्टर बोल रहे थे ना, वो तुम्हें पता नहीं था कि अरेनियस फैक्टर एक्चुअली में यहाँ पर क्या लोचा है, नहीं पता था ना। तो वो अरेनियस फैक्टर इन्होंने समझाने की कोशिश करी। कैसे? इन्होंने कहा कि हर एक रिएक्शन मिक्सचर में एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि क्या बताती है
कि कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड के अंदर। मतलब इसके एक यूनिट वॉल्यूम को कंसिडर करो। कितने वॉल्यूम को बोलो? एक यूनिट वॉल्यूम को। एक यूनिट वॉल्यूम, जैसे इसका पूरा 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 वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब का है या मान लो 10 लीटर का है, तो 1 लीटर वॉल्यूम लो, उसमें एक सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर बोलो, कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, वो उसका बोलो क्या होता है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे कि तुम्हें किसी ने बोला कि इस रिएक्शन मिक्सचर का कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 50 का है, अनुराग 50 का है। इसका क्या मतलब है कि इसके एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल टकराते हैं? बोलो 50। लेकिन दूसरा मिक्सचर है मेरे पास, उसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 500 की है। अब इसका मतलब क्या है कि उसके एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड के अंदर कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं? बोलो 500। तो आप मुझे बताओ कि एक में 50 कॉलिजन्स हो रहे हैं, एक में 500 कॉलिजन्स हो रहे हैं, किसमें इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव तो छोड़िए, किसमें आपको लगता है कि जो रेट होगी रिएक्शन की ज्यादा फास्ट होगी? 500 वाले में, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे कॉलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। अगर जिसमें 50 ही कॉलिजन हो रहे हैं उसमें से 20-30 इफेक्टिव निकलेंगे, जिसके 500 हो रहे हैं उसमें से 200-300 इफेक्टिव निकलेंगे। तो ज्यादा कॉलिजन्स होने का मतलब आपका रेट भी बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। समझो मेरी बात को, नहीं आ रही ना बात समझ में? पक्का समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कि सर किसी रिएक्शन मिक्सचर में से 50 कॉलिजन्स हो रहे हैं एक सेकंड में और किसी रिएक्शन मिक्सचर में 500 कॉलिजन्स हो रहे हैं, तो सर 500 जिसमें कॉलिजन्स हो रहे हैं उसका रेट भी क्या होगा? प्रोडक्शन का ज्यादा होगा। सर एग्री करते हो कि नहीं करते? तो जिस फैक्टर को हम उस समय समझ नहीं पा रहे थे, जिस फैक्टर को हम लोग उस समय समझ नहीं पा रहे थे, एक्चुअली में उसी चीज को बाद में पता लगाते हैं कि वो क्या होता है। एक तरीके से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है ए और बी के बीच का, जेड ऑफ ए और बी। ए और बी क्या भाई? क्योंकि मैं रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं ए प्लस बी से, बोलो क्या? सी। तो दिस इज नथिंग बट इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो बाद में ये समझ लीजिए कि जिस, देखो अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये फिर कैसे पता लगा? अरे यार अरीनियस जब इस इक्वेशन पे काम कर रहे होंगे ना, तो उनको जो रेट मिल रही होगी, उनको जो रेट कांस्टेंट मिल रहा होगा वो इस वैल्यू से, क्योंकि इसको तो वो जानते थे, इसको तो वो जानते थे, इससे हमेशा कुछ टाइम्स मिल रहा था, इससे हमेशा कुछ, तो उनको ये नहीं पता था कि बेसिकली किस लिए मिल रहा है, तो उन्होंने बस उसका नाम दे दिया अरीनियस कांस्टेंट। क्या नाम दे दिया बोलो? लेटर ऑन पता लगा कि ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है। मतलब कि रेट, अब मैं कुल मिला के बात करता हूं, मतलब कि रेट जैसे टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी दिखा रही थी, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंडेंसी दिखा रही थी, वैसे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंसी दिखाएगी। चलो बोलना शुरू करो इस इक्वेशन को देख के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी। सर डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे है सर? वो मैंने आपको समझाया था भाई, लॉजिकली भी समझाया था, मैथमेटिकली भी समझाया था। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट कम हो जाएगी भाई, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर किसी की कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको बोल रहा हूं बार बार मैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, और को तुम कहोगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो सर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स हो रहे हैं एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड के अंदर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। किसी की कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 500 है तो रेट ज्यादा होगी, किसी की कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 50 है तो रेट कम होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? इसके बाद इस फॉर्मूले में मैंने एक पी और लगाया होगा, दैट विल बी द ओरिएंटेशन वेक्टर, द लास्ट थिंग है ना। बस फॉर्मूला ये बनाया होगा मैंने, पी जेड ए बी करके। अच्छा लास्ट चीज सुन लीजिए, इसके बाद भी कह रहे कि यार रेट ना एक और फैक्टर पे डिपेंडेंसी दिखाती है, वो सुन लीजिए क्या है। आप लोगों ने हेलोल्केन्स हेलोरिन्स चैप्टर पढ़ा है, बस अब हमें, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे थे चीजें आती, उसमें तो नहीं आती थी। अब सुन लीजिए तुम लोग, मान लीजिए कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3Cl, और इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। आपको पता है भाई प्रोसीजर, आपको पता है कि Cl जब कार्बन से बॉन्ड तोड़ता है तो क्लोरीन पे माइनस होता है, कार्बन के ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। अरे वो बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ से, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर OH पीछे से आके जुड़ेगा तो ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। क्यों भाई? क्योंकि OH ना सामने से आके इसके साथ जुड़ने की अगर कोशिश करेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? समझिए ना, इसी को तो SN2 बोलते हो यार। आना चाहिए बच्चों, एक बार अगर पढ़ाया गया ना तो इतना हो कि नेक्स्ट टाइम जब चीजें देखिए ना तो पता लग रहा होगी। हाँ, तो यही फायदा होता है कि पहले पढ़ा हुआ है तो चीजें देखो कितने बड़े रिलेट करती हैं। सामने से अगर ये आ रहा है, सुनो 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 सुनो, अगर ये OH माइनस सामने से कार्बन को अटैक करने की कोशिश करेगा तो Cl माइनस नहीं आने देगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी। तो ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो ये एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। कैसा ओरिएंटेशन है बोलो? और ये वाला ओरिएंटेशन बोलो कैसा है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसमें क्या होता है? OH आके जुड़ जाता है और Cl वहां से बोलो क्या होता है? Cl वहां से बोलो क्या होता है? निकल जाता है। अरे नहीं आ रहा है याद ऐसा कुछ? अरे कुछ ऐसा बन जाता है ना बच्चों, Cl बाद में निकल जाता है। मतलब आपको जिन बच्चों को ज्यादा इस वाली रिएक्शन के बारे में ना पता हो, बस आप इतना सोच लीजिए, किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करने का भी एक ओरिएंटेशन होता है, कहां से अटैक करना है, कहां से उसके ऊपर जुड़ना है। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये पेन मेरे पास बना हुआ है, अगर इस ढक्कन को मैं यहां से लगाऊंगा तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, और मैं इसको
और मैं अगर इसको ऐसे लगाने की कोशिश करूं तो ये कभी इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा, देयर विल बी ए नो प्रॉपर ओरिएंटेशन ना, नहीं हो पा रहा है अटैच, बट यहां से आ रहा है तो दो चीजों का मिलने का भी बोलो क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है कि इस डायरेक्शन से मिलेंगे तो कंबाइंड हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मींस इसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्या बोलते हैं बोलो, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और बोलो क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कहते हैं कि रेट तब ज्यादा होती है, रेट तब ज्यादा होती है जब प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बोलो, ज्यादा, मतलब जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन ज्यादा हुआ हो। तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फॉर्मूला भारी भरकम सा बन जाता है लास्ट तक आते आते, हालांकि इतना बड़ा फॉर्मूला कुछ पूछता नहीं है, मेन तो आपको अरेनियस इक्वेशन याद करनी होती है, बार बार सुन लो। लेकिन यहां पर रेट किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, दोबारा सुन लो, 4 चीजों पर, बोलो किस किस पे, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट बढ़ेगी, नहीं आ रहा समझ में सर, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी रेट घटेगी, उसके साथ इनवर्स रिलेशन है क्योंकि आपको पता है वो नीचे आके नेगेटिव पावर नीचे आएगी तो ऐसे बन जाएगी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रेट ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, लॉजिक पकड़ में आ रहा है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन ज्यादा है तो रेट ज्यादा है। तो जो ये आपका अरेनियस फैक्टर ए था ना, वो एक्चुअली ए इन सबके बराबर था, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, इन सबका मिला जुला असर था बस वही में, समझ आ गया सब बच्चों को, ग्राफ सबको समझ में आ गया, टी पे T+10 पे सारी बातें समझ में आ गई, थ्योरी पार्ट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कर लेना इस चीज को। एक बात मैं और बता देता हूँ, सुनते चलिए, आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया कि मेरा रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले, मेरा रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले क्या बनाता है, इंटरमीडिएट। सुन लीजिए, अब इंटरमीडिएट आपको पता है हाईली अनस्टेबल स्टेज है, अब वो अपनी नेक्स्ट स्टेबल स्टेट चुनेगा। अब जो वो नेक्स्ट स्टेबल स्टेट चुनता है ना इंटरमीडिएट के बाद, वो हो सकता है प्रोडक्ट से कम एनर्जी पे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे रिएक्टेंट के बाद जो इंटरमीडिएट बना, रिएक्टेंट के बाद जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बना ना, वो रिएक्टेंट से हाई एनर्जी पे हो, रिएक्टेंट से, मतलब एक बात सुन लीजिए ढंग से, रिएक्टेंट के बाद, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी भी डायरेक्टली नहीं बन सकता, हमेशा पहले बोलो क्या बनता है, इंटरमीडिएट। क्या होती है इंटरमीडिएट स्टेज, सर ऐसी स्टेज जहां पर पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्टेज होती है बिकॉज बॉन्ड कंप्लीट हो ही नहीं रखे होते हैं। तो रिएक्टेंट से हाईली अनस्टेबल मतलब हाई एनर्जी पे होती है, अरे तुम समझ पाते हो सब बातें। तो इंटरमीडिएट बनने के बाद अब फाइनली बोलो क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हो सकता है रिएक्टेंट से भी ज्यादा स्टेबल हो, मतलब और लो एनर्जी पे हो, और हो सकता है कि रिएक्टेंट से कम स्टेबल हो, थोड़ा सा इससे ऊपर वाली एनर्जी पे हो सकता है कि नहीं सकता। अब ये जो दो मैंने रिएक्शन तुम्हें करवाई नहीं है, एंडो और एक्सो समझाने के लिए कराई है। जैसे कि तुम मुझे बताओ, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है, ये एनर्जी एक्सेस है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी तो उससे भी कम है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है तो प्रोडक्ट की तो और कम है। तो आप लोग ध्यान से देखें, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हुआ है या एनर्जी नेट शेल अब्सॉर्ब हुआ है। सर रिएक्टेंट जितनी एनर्जी भी था, प्रोडक्ट तो उससे भी कम एनर्जी पे है, इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। क्या हुआ है बोलो, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। कैसे बोलो, दोबारा सुनो, अगर मैं यहां पर डेल्टा एच बोलूंगा तो बोलूंगा H2 - H1, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट की इंथैल्पी मतलब एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की। यार प्रोडक्ट की तो कम है, प्रोडक्ट की तो कम है ना, और रिएक्टेंट की बोलो क्या है, ज्यादा है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो बोलो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब ऐसे प्रोसेस में सर हीट क्या हुआ है, रिलीज। थोड़ा सिंपल सा दिमाग लगाओ, रिएक्टेंट था 100 जूल की एनर्जी पे, प्रोडक्ट बना हुआ है 60 पे, 40 जूल क्या हो गया, पूरा काम कुम होके आ गया। पहले वो 100 से तो पहले गया है 300 पे, 100 से पहले कितने पे गया, 300 पे, लेकिन 300 के बाद सीधा कितने पे आया, 60 पे। तो नेट शेल वो 100 से कितने पे गया, 60 पे, मतलब कितने का एनर्जी रिलीज हुआ, 40 का। ये जो ग्राफ है किस प्रोसेस का ग्राफ है बोलो, एक्सोथर्मिक का। किसका बोलो, और अगर रिएक्टेंट इतने पे था और प्रोडक्ट ज्यादा पे, मतलब ये तो 100 पे था और प्रोडक्ट फाइनली 140 पे बना हुआ है, कितने बोलो, 140 पे। तो नेट शेल बोलो एनर्जी बोलो क्या हुई इस पूरी प्रोसेस के दौरान, नेट शेल बोलो क्या हुआ, एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ है। प्रोसेस बोलो क्या है, एंडोथर्मिक। नहीं आया ना समझ में, आप ऐसा समझिए 100 से नेट एक्सेल 140 पे आया, लेकिन आप कहीं सर वो तो बीच में तो वहां कहाँ गया, अरे भैया 100 से 140 पे भले ही आया, लेकिन पहले 100 से सीधा 300 पे गया था, कहाँ गया था बोलो, और 300 से फिर उसने नेक्स्ट स्टेट 140 वाली पकड़ी। तो नेट शेल मॉलिक्यूल 100 से 140 पे गया, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, मतलब कैसा प्रोसेस है, एंडो। तो कभी कभी वो बाय चांस आपको ग्राफ देके पूछ सकता है ये कौन से रिएक्शन का ग्राफ है, तो ऊपर अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार, एंडो है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, एक्सो है। नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, निखिल है ना, तो ये ग्राफ भी समझ में आता है। अब इसके बाद ना कुल मिला के एक छोटी सी चीज बच जाती है, वो मैं आपको लास्ट सिखाता हूं, एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज।
वो क्या है बच्चों? है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वो करवा दूंगा मैं टॉपिक, उसके अंदर क्वेश्चन आएगा बीच में एक्सरसाइज के अंदर ही। अरे बस छोड़ दे। अब ग्राफ की बात सुन लीजिए भाई, ये मैंने वैसे क्लास में भी सिखाया था तुम लोगों को, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं दोबारा सिखा रहा हूँ, ढंग से सुन लीजिए, 5-10 मिनट इसमें भी लगेंगे। अब सुन लो भाई, अरे बच्चों प्लीज़, तुम लोगों को एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ ग्राफ बनाने का, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी को दिमाग में सेट कर लो, जिसमें m होता है बच्चों स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। स्लोप बताता है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, ध्यान सुनिए आयुष इधर, स्लोप अगर पॉजिटिव है इसका मतलब होता है ग्राफ ऊपर जाएगा, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आ रहा है। y इंटरसेप्ट बताता है कि हमारी लाइन y एक्सिस को कहां काट रही है, y एक्सिस को, जैसे कि मान लो c की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू क्या है +3 है, तो y एक्सिस को 3 यूनिट ऊपर काट रही है, और -3 है तो, अब तुमको इसे क्या कहना चाह रहे हैं आइए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू में 5x + 3, सिंपल ऐसे बोल दिया। तुम लोग अगर इसका ग्राफ वैसे बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अगर तुम लोग जनरली बनाते 10th क्लास में 9th क्लास में तो कैसे बनाते? तुम लोग रैंडमली x और y की वैल्यूज पुट करते कि x को इतना रखा तो y इतना, x को इतना रखा तो y। मैं कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें इक्वेशन सीधा मिला हुआ y इक्वल टू 5x + 3, जस्ट कंपेयर विद दिस इक्वेशन, मुझे बताओ स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, 5 स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। y इंटरसेप्ट है +3 का मतलब हो गया 1 2 3, y एक्सिस को ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर काटेगा और स्लोप ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो लाइन ऐसी बनेगी। अब आपको मन करे तो आप लोग बना के देख लो, लाइन ऐसी ही बनेगी, करके देख लो, x को 0 डाल के देख लो, बोलो कितना आएगा 3, तो 0,3 आएगा, 1 डाल के देख लो आएगा 8, तो 1 पे 8 ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। कहां जाएगा बोलो? ऊपर जाएगा। कहां से जाएगा? 3 यूनिट, y एक्सिस पे 3 यूनिट ऊपर से जाएगा। समझ नहीं आया ना? रिया नहीं आया समझ में? y is equal to mx plus c. If the slope is positive, graph goes upward. If the y intercept is positive, तो ग्राफ को ऊपर काट रहा है, मतलब y एक्सिस को ऊपर कहीं काट रहा है, 3 दिया हुआ तो 3 पे काट रहा है, 4 दिया हुआ 4 पे काट रहा है, -3 होता तो नीचे काट रहा होता। चलो एक और समझो, एक और समझो, जल्दी बताओ, फिर बताऊंगा इसका क्या यूज करा मैंने। y इज इक्वल टू में मेरे को आ गया 5x - 3, चलो मुझे बताओ क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है इसका? सर इसका मतलब है स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो 1 2 3, मतलब कि सर -3 से कट रही है लाइन, हमारी लाइन -3 पे कट रही है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब यहां से ऊपर जा रहा है। आपको मन करे इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लो, यही लाइन का शेप बनता हुआ आएगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ नीचे से, ओरिजिन के नीचे से ऊपर जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो उसके बाद सुनो, उसके बाद सुनो, y इज इक्वल टू आ गया -5x + 3, -5x + 3। अरे सिंपल है यार, स्लोप नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, 3 से कटेगा, स्लोप नेगेटिव है मतलब नीचे जाएगा। हो गया? इससे इजीएस्ट वे नहीं मिलेगा इन क्वेश्चंस के स्लोप पता लगाने का। अभी अभी चिंता मत करो, केमिस्ट्री में रिलेट करूंगा, लेकिन पहले ये तो समझ लो। तो मुझे तुम लास्ट वाली बात बताओ, ए -5x - 3, मुझे बताओ जरा क्या बनेगा? स्लोप भी नेगेटिव, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। सर y इंटरसेप्ट -3, स्लोप नेगेटिव, नीचे जाएगा। ग्राफ समझ में आ रहे हैं? अब सुनिए ग्राफ कैसे पूछता है एग्जामिनर। एग्जामिनर का ग्राफ पूछने का क्वेश्चन का तरीका अलग है। वो यूं बोलेगा, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर बोल देगा डिटरमाइन स्लोप वगैरह कुछ भी बोल देगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का टाइम के साथ आपको ग्राफ बनाना है, मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगी। टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस, द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज ऑन द वाई एक्सिस, एंड यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल फंडा बता रहा हूं आपको, बस ये ढूंढना है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। सर चैप्टर पढ़ा होगा ना तो एकदम याद आएगा, सर पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब दिमाग में एक चीज और सेट करिए, तुमने इसको लिया है y पे, इसको लिया है y पे, इसको कहां लिया है? x पे। जस्ट ट्राई टू मेक द इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू मतलब कि बस y को अलग कर लो, किसको अलग कर लो, और बाकी सारा सामान उस तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ को, अपने आप स्लोप भी पता लग जाएगा, y इंटरसेप्ट भी पता लग जाएगा। इस y को अलग करो, कैसे करूंगा देखो बोर्ड पे, ये बनेगा kt, ये बनेगा r0 माइनस में r। मुझे बताओ r
चलो बोलो, ओए बस जो बजाओ। लॉग आर और टी का बनाना है फर्स्ट ऑर्डर। अब आप कहोगे सर इसका रिलेशन, यार हमने रिलेशन तो यही वाला पढ़ा हुआ है, टी बराबर में 2.303 बाय में के लॉग आर नॉट बाय में आर। और आप लोग वाई एक्सिस पे इस बार किसको ले रहे हो, वाई एक्सिस पे किसको ले रहे हो बोलो, लॉग आर, और यहां पर बोलो क्या ले रहे हो, टाइम। मींस लॉग आर इज आवर वाई एंड टी इज आवर एक्स। बट लॉग आर तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा यार, लेकिन तुम्हें अगर लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज भी आता है ना, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए था लॉग का प्रॉपर्टी। सुनो 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 सुनो, तुम लोग इसको लिख लो KT अपॉन में 2.303, जो ये बना ना लॉग m बाय n। लॉग m बाय n का प्रॉपर्टी होता है कि मैं उसको लिख सकता हूँ लॉग m। अगर अभी तक भी ये नहीं पता है तो बच्चों फिर क्या ही पढ़ाई करिए, ठीक है। प्रॉपर्टी होता है लॉग का, लॉग m बाय n होता है, लॉग m माइनस लॉग n। अब तुम मुझे बताओ लॉग r मिल गया, अब उसको एक तरफ करोगे बिकॉज़ वो हमारा y है, तो लॉग r, बाकी सारा सामान उस तरफ, KT बाय में 2.303 प्लस में लॉग r नॉट। चलो भाई इक्वेशन सेट हो चुकी है, बोलो ये कौन है, y, ये कौन है, x, तो इसके बगल में बैठा कौन है, स्लोप, ये कौन है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है बोलो, तो पॉजिटिव है, तो सर इसका मतलब कहीं ऊपर से शुरू होएगा, तो लॉग r नॉट हमारा यहाँ से ग्राफ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्लोप नेगेटिव है तो नीचे आएगा सर, और इस ग्राफ का स्लोप आएगा माइनस का k बाय में 2.30। इज दिस फाइन? चलो और कॉम्प्लेक्स करते हैं, और कॉम्प्लेक्स करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ln r वर्सेस टाइम t फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ln मतलब नेचुरल लॉग, और वो होता है सिंपल लॉग। एक बात मैं आपको बता दूं जो अगर तुम्हें मैंने पहले तो बताई होगी ड्यूरिंग द क्लास, कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है। सुन लो, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो ln x की वैल्यूज होती है ना, वो सिंपल लॉग की वैल्यू से 2.303 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब सुन लीजिए, अगर तुम सिंपल लॉग में मान लो लॉग 10 निकाल रहे हो और तुम निकाल रहे हो नेचुरल लॉग 10, ln 10 निकाल रहे हो, तो ln 10 ना सिंपल लॉग की वैल्यू से, मतलब लॉग 10 की वैल्यू से 2.303 टाइम्स हमेशा बोलो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये होता है, दो तरह के लॉग्स होते हैं, नेचुरल लॉग और सिंपल लॉग। अब जो नेचुरल लॉग है हमारा जो ln है, अब उसका क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप कहोगे सर फॉर्मूले में तो है नहीं, अरे यार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आ जाओ, बस चुप रहो, तुम बोर्ड पे देखो। ln r वर्सेस टाइम। अब इक्वेशन तुम लोगों के पास है t बराबर में 2.303 बाय में k लॉग r नॉट बाय में r। मुझे इसी से ln r निकालना है यार, सिंपल चीज है। इस k को इधर लाओ, बन जाएगा kt, इधर k को इधर लाओ, बन जाएगा kt बनते के साथ ही क्या बचा, 2.303 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग। अरे 2.303 log x क्या होता है, ln x। तो मैं बोलूंगा ln r नॉट बाय में क्या बोलो, कहानी सेट हो चुकी है, ये भी तो लॉग ही है ना, प्रॉपर्टी तो सेम रहेंगी। तो kt बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ln r नॉट माइनस में बोलो क्या, ln r। आ गया सब कुछ याद, ये y है तो ln r को मैं इधर लाया, y बराबर में माइनस kt प्लस में ln r नॉट। बोलो क्या आ गया, ये y आ गया, ये x आ गया, स्लोप है नेगेटिव, y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। तो बताओ जरा क्या होगा, ln r नॉट से शुरू होगा और नेगेटिव स्लोप की तरफ जाएगा। कुछ कहेंगे सर हम तो याद कर लेंगे, नीचे ही आता है, पिछली बार भी उसमें भी नीचे ही आया था, बस एक में ऊपर डाला। स्लोप कैसे याद करोगे, स्लोप में तो थोड़ी सी दिक्कत करेगी ना, नीचे वाले के सबके नेगेटिव होते हैं, सही बात है। उसका माइनस के है, पीछे वाले का माइनस के बाय दिस, इसका भी माइनस के है। तो देखो भाई, तुमको लगता है रटना रट लेना, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि किस लॉजिक के आधार पे हमने आज तक ये रटे नहीं है। आप ग्राफ बोलोगे, मैं फिर भी दिमाग के अंदर वही कैलकुलेशन करूंगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप क्या आएगा, y इंटरसेप्ट क्या आएगा, और ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, तो जो चीजें रटने की जरूरत नहीं है उसको समझिए, क्योंकि रटने वाली चीजें भी सिलेबस में है। तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल रटने वाली चीजों के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए करेंगे। जितना लिमिटेड रटने वाला कंटेंट होगा उतना आसान लगेगा पेपर करना। सब कुछ रट के जाओगे कितना मुश्किल है, और मैं बोलूँ कि सिर्फ 20% 15% चीज़ें ही रटनी है, बाकी सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन है, तो काम आसान हो जाएगा हमारा। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैं नहीं मानता कि कहीं पे भी रटना है। एवरी कॉन्सेप्ट है सम लॉजिक ना, शुरू से रेट ऑफ रिएक्शन से लॉजिक पे चल रही चीज़ें। तो तुम मुझे बताओ ग्राफ वगैरह सब समझ में आ गया। एक चीज़ बस इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस वाला टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक नहीं है, वो न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में कराऊंगा आप लोगों को, समझ आ गया? हाँ, उसी में आ जाएगा।
उसी में आ जाए। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? छोड़ोगे इसी में करा दूँ। कुछ डाउट है बताओ अनामिका, कुछ डाउट लग रहा है? बढ़े आगे। तो यही वाला जो टॉपिक था, इसी के अंदर अब इसके बाद क्या ऐड होता है? ओए, इसी के बाद क्या आ जाता है बोलो? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कि फॉर्मूले को बदल देती है, के पी जेड ए बी ई की पावर। चलो अब सुनो, अब पता है क्या है? अरे सुनो, कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें दिखेंगी, अगर लगता है कि बीच में कुछ कुछ छोटा छोटा लास्ट में देखेंगे। एक्सेस कर लेते हैं, लास्ट में बता दूंगा क्या क्या बचा हुआ। छोटा मोटा कुछ बचेगा तो मैं करा, मेरे दिमाग में है। अब बस हम क्या करते हैं, शुरू करें एक्सरसाइज, शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है ना? 7-15 में बीच तक हम वीडियो से कर लेंगे। नहीं 15 मिनट की बात है यार, क्या जाओगे 15 मिनट में? 15 मिनट में तुम लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? सर सेमीकंडक्टर के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? सर हाँ, सेमीकंडक्टर के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों प्लीज देखो यार, वैसे एक बात तो तुम्हें जितना भी ये केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज कराया गया है, पहले आपको ऑलरेडी करवाया जा चुका था। वैसे आप लोगों को ये चीज आ जानी चाहिए, 2 बार होगी क्लास के अंदर। और अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि फिर भी किसी टॉपिक के अंदर थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, तो आप लोग पिछली वीडियोस देखिए जो मैंने उस समय करवाई थी। उस समय टॉपिक, हर टॉपिक बड़ा तसल्ली से हुआ है। क्लियर है? आ जाओ। तो भाई एक्सरसाइज हमारी, एक्सरसाइज में कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस हैं। मैं अभी सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के क्वेश्चंस ही पिक कर रहा हूं। ये सीक्वेंस में चलना है, सीक्वेंस में चलना है। चलो पीछे से ही करेंगे स्टार्ट, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज के सबसे धांसू क्वेश्चंस कहाँ होंगे? किसी भी एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बिल्कुल पीछे होते हैं। नहीं बीच में नहीं होंगे, सबसे पीछे होंगे। अब सुन लो भाई, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ढंग से सीखना यार, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं सीधा ही शुरुआत करवा रहा हूं तुम लोगों को बढ़िया क्वेश्चन से। सीधा अच्छे क्वेश्चंस पे काम करेंगे। अच्छा एक बात सुन लीजिए भाई, जो तुम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी है, अरे यार प्लीज, ये जो तुमने इक्वेशन लिखी है E/RT, मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। E/RT में इधर E/RT के अंदर तुम लोग अगर E/RT का यूनिट जानना चाहो तो जरा बताओगे क्या यूनिट बनेगा? E का जरा मुझे बताओ क्या होता है? जूल पर मोल। अरे जूल पर मोल, समझ रहे मेरी बात? बताया था मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी होती है जूल पर मोल में कि इतने जूल लगेगी 1 मोल के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। आर जो होता है ना, आर जो होता है वो होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सुन लीजिए, तो इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर होता है केल्विन में। यूनिट अगर काट के देखोगे ना तो जूल से जूल गया, पर मोल से पर मोल गया, केल्विन से ही केल्विन गया। ये यूनिट लेस क्वांटिटी, कैसे बोला? ये यूनिट लेस है। तो ये बस आपको क्यों बताया, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। EA में RT यूनिट लेस है। यूनिट लेस मतलब कि ये एक नंबर है सीधा, e की पावर -5 e की पावर -6, कोई यूनिट नहीं है।
सही बात है। चलिए अब सुनिए मेरी पूरी बात। क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करते हैं कहानी को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 आना कि मैंने लास्ट क्लास करवाया था, लेकिन कोई नहीं, 2 मिनट सुन लीजिए, पहला ही क्वेश्चन कर देते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन। अगर टेंपरेचर को 293 केल्विन से बढ़ा के 313 केल्विन कर दिया तो कह रहे रेट कांस्टेंट डबल हो गया। मतलब कि अगर पहले रेट कांस्टेंट K1 था तो बाद का रेट कांस्टेंट कितना है बोलो? 4K1। रेट कांस्टेंट डबल नहीं 4 गुना हुआ है, क्वाड्रपल हुआ है। सही बात है। याद करो, 2 टेंपरेचर 2 रेट कांस्टेंट फॉर्मूला करवा रखा है। कह रहे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन assuming that it does not change the temperature। एक्टिवेशन एनर्जी बताइए कितनी होगी अगर वो टेंपरेचर नहीं बदल रही है। मतलब ये पूछा है, क्या पूछा बोलो? अब तुम सब बच्चे बताओ, सबको फॉर्मूला पता है log K2 बाय क्या होता है? सबकी नजरें बोर्ड पर, बोलो ऐसा ही होता है। एक्सरसाइज जब बिल्कुल खत्म होगी ना तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसे सुनते चलो चीजों को। बोलो क्या होएगा? ये हो जाएगा log K2 की वैल्यू है 4K1 अपॉन में K1। ये हमें निकालना है बच्चों 2.303, R का वैल्यू 8.314, सब बच्चे पुट करेंगे। T1 आपको पता है 293 है और ये बोलो कितना है? 313 है बच्चों। अब बताओ, ये बन गया K1 से K1 कट गया log 4। log 4 तुम लोगों को बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन गारंटेड एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर इसकी वैल्यू देगा 0.60 दे दी। अब एग्जामिनर ने ये 0.60 दे दिया, ये हो गया EA अपॉन में 2.303 इनटू में 8.314। इन दोनों का तुम लोग एलसीएम ले सकते हो। कैसे? 293 इनटू में बोलो क्या? 313। 313 इधर जाएगा, 293 इधर आएगा, कितना आएगा बोलो? 20। करे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे सिंपल सी कैलकुलेशन यार, इसमें क्या बताऊं? नहीं हो पा रहा? अब बताना जरा कितना आएगा। तो EA का पूरा वैल्यू कितना आ गया? अरे सुनो, EA का पूरा वैल्यू कितना आ गया? सारा सामान इधर मल्टीप्लाई में जाएगा नीचे वाला, और जो ऊपर है वो कहाँ आएगा? डिवाइड में। अरे ये सारा सामान इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और वो डिवाइड में आएगा, तो बोलो कितना आएगा? 0.60 इंटू 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 293 इंटू में 313 डिवाइड बाय 20। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। किसी को लग रहा होगा तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को एक तुम्हारे 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स है। उन 3 चैप्टर से भी सारा न्यूमेरिकल नहीं आता है, कुछ थ्योरी भी आएगा। तो न्यूमेरिकल्स पेपर में गिने चुने 4 से 5 न्यूमेरिकल आते हैं, तो इतना टाइम होता है कि हम इसको कैलकुलेट कर सके। दूसरी बात सुन लीजिए, ये जो 8.314 और इसका प्रोडक्ट है ना, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए, बिकॉज़ ये हर बार फिक्स रहेगा। 2.303 आ गया, हमेशा फिक्स रहेगा। उसके बाद बाकी जो है इसको मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करना कोई बहुत मुश्किल चीज है नहीं, कर देना। नहीं आ रही बात समझ? एक आंसर आ जाएगा, हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ो, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्लास हैवी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत लंबी क्वेश्चन हैवी है। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। मतलब मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है ये वाला क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को फेवरेट इसलिए बोल रहा हूँ, सीबीएसई का भी फेवरेट इसलिए बन सकता है क्योंकि इसमें ना इसने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और जो ये हमारा अरेनियस इक्वेशन है, दोनों कॉन्सेप्ट को लिंक करके क्वेश्चन बना दिया। और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई को बड़े पसंद होते हैं जहां पर एक ही क्वेश्चन में वो सब कुछ पूछ ले भाई। 3 पेज थे ना चैप्टर की, पहली वो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी वाली, सेकंड में इंटीग्रेटेड इक्वेशन वाली, थर्ड वाली अरेनियस। इसे सेकंड थर्ड पेज का मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन पढ़ते बहुत बढ़िया। कह रहा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर द 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। अब एक प्रॉब्लम है कि तुम्हें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना परसेंटेज वाले, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं सिखा दूंगा इसी फॉर्मेट में। तो कह रहा है कि 298 केल्विन पर 10% रिएक्शन जितने समय में खत्म होती है, 308 केल्विन टेम्परेचर पर उतने ही समय में 25% रिएक्शन खत्म हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर कम है तो 10% खत्म हो पा रही है, और उतने ही समय में इतने तापमान पर 25% रिएक्शन खत्म हो जा रही है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? 298 केल्विन पर, और फिर कौन सा टेम्परेचर बोला? 308 केल्विन। इस 298 केल्विन पर जितना समय लग रहा है 10% रिएक्शन खत्म होने में, उतना ही समय में यहाँ पर कितनी रिएक्शन खत्म होती है? 25%। ऑब्वियस सी बात है, कम हीट पर 10% खत्म हुई और ज्यादा हीट पर उतने ही समय के अंदर 25%। टाइम बराबर है, टाइम फॉर 10% एंड फॉर 25% टेम्परेचर अलग है। क्वेश्चन समझ में आगे बात नहीं आएगा। The time required for 10% completion of the reaction at 298 Kelvin is same as the time required for 25% completion of the reaction at 308 Kelvin. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टाइम बराबर है, टाइम, लेकिन यहाँ 10% खत्म हो रिएक्शन, यहाँ पर कितनी बोलो? 25%। अब सवाल सुनो,
कह रहा है मुझे ए बताओ कैपिटल, अच्छा ए दिया हुआ है, ए हम दे रहे हैं आपको, ए सुन लो, एक तो मुझे बता दो एक्टिवेशन एनर्जी, एक तो मुझे बता दो एक्टिवेशन एनर्जी, और एक मुझे के बता दो 318 केल्विन पे। मेरी पूरी बात सुन लो भाई, के एट 318 केल्विन। भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तुम्हारे को दो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग साउंड करेगा, एक बार 298 केल्विन, एक बार 308 केल्विन। ढंग से सुनिएगा, तो दो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तुम्हारा दिमाग यहीं जाएगा, log K2 लगेगा log K2 by K1 EA अपॉन में 2.303 R। बच्चों बस बातें नहीं करोगे, 1 बाय में T1 माइनस में 1 बाय में, और तुम क्या कहोगे कि सर T1 दिया हुआ है 298, T2 दिया हुआ है 308, R पता है, ये पूछ रहे हैं, लेकिन K2 और K1 नहीं दिया। K2 और K1 पिछले क्वेश्चन में दिया था कि जो नया रेट कांस्टेंट है वो 4 गुना ज्यादा है, तो रिलेशन पता था 4 टाइम्स कट के 4 आ गया था, कैलकुलेशन हो गया था। इस बार K2 K1, तो K2 K1 मुझे ढूंढना है क्वेश्चन में किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में एक हिंट मिला हुआ है। हाँ नहीं, बराबर नहीं होगा, उसने बोला, क्योंकि रेट क्या बराबर होगी दो अलग अलग टेम्परेचर पे, इस पे रेट कम होगी और इस पे रेट क्या होगी ज्यादा, इतने टेम्परेचर रेट कम होगी, इतने टेम्परेचर रेट क्या होगी ज्यादा। उसने एक हिंट दिया हुआ है, 298 पे 10% रिएक्शन जितने समय में खत्म होती है, 308 पे 25% रिएक्शन उतने समय में खत्म होती है। अब टाइम का तुम लोग क्या जानते हो फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टाइम का फॉर्मूला बताओ, पहले इसको कैलकुलेट करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। टाइम का फॉर्मूला बताओ, 2.303 बाय में के लॉग R0 बाय में क्या बोलो, तो मैंने कहा 10% रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 2.303 बाय में, क्योंकि टेम्परेचर अलग है तो रिएक्टेंट इसमें रेट कांस्टेंट क्या है, K1, और R0 बाय में क्या बोलो, R बराबर में, मुझे बताओ जरा क्या आएगा, 2.303 बाय में K2 log R0 बाय में R। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा यार, एक बार में आपको, ऐसा नहीं कि मैंने आज तक आपको इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल के क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, तो इसको पहचान लीजिए। मैंने K1 K2 अलग क्यों लिया, क्योंकि टेम्परेचर्स अलग है तो रेट कांस्टेंट भी उन पे अलग होगा, ठीक है। अब R0 ये देखो 2.3 बढ़ जाएगा, ये पूरा मत काट देना भाई, उसका 10% खत्म हुआ, इसका 25% रेशियो अलग होंगे। कैसे, सुन लो, अगर रिएक्शन सिर्फ 10% खत्म हुई है, तो याद करो कि 10% खत्म होने का मतलब क्या होता है, R0 तो होता है इनिशियल, इंपॉर्टेंट है, R0 तो क्या होता है इनिशियल, R क्या होता है जो बचा हुआ होता है। तो अगर 10% खत्म हुआ है, ध्यान से दिखा देता हूं, अगर रिएक्शन 10% कंप्लीट है, तो मेरा जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो कितना बचा हुआ है, 90% ऑफ R0 अभी भी बचा हुआ है। ऐसे ही तो करते थे, नहीं आ रहा सर याद बिल्कुल भी। अगर रिएक्शन 10% कंप्लीट हुआ है तो मेरा रिएक्टेंट कितना बचा होगा, 90% ऑफ अभी भी बचा हुआ R0 का। इसका मतलब कितना बचा बोलो, 90 बाय में 100 R0, इसका